तो हमारा चैप्टर चल रहा है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो चलो बढ़ते हैं इसमें हम आगे। तो आज का जो पहला पॉइंट हमको डिस्कस करना है वो है कुछ ऐसे, ठीक है। ये मैंने शायद आपको होमवर्क में भी दिया था, तो इसको यहाँ पे सॉल्व भी कर लेते हैं आज। तो अब हमारे पास क्या है, तो इसमें हमको दिया हुआ है कि हमारे पास दो रॉड्स है। अब ये दो रॉड कैसे, ये देखो, ठीक है। इसका रेडियस कुछ तो मान लेते हैं R1, इसकी लेंथ मान लेते हैं L1, इसका रेडियस कुछ तो मान लेंगे R2 और इसकी लेंथ L2। और हमने यहाँ पर एक K नाम से कुछ चीज डिफाइन किया था। वो K का नाम क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, नहीं, एक्सपांशन अल्फा था, थर्मल कंडक्टिविटी है। तो ये K1 आने वाला है इसका, और इसका K2 आने वाला है। और हमको बोलेंगे ये जो जंक्शन है दोनों के बीच में का, तो वो जंक्शन टेम्परेचर थीटा निकालो। और यहाँ पे टेम्परेचर दे दिया है T1 और यहाँ पे टेम्परेचर दे दिया है T2, ठीक है। और मान लो T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक है। तो ऐसा कुछ T1 T2 दिया हुआ है शायद, ये 100 डिग्री सेल्सियस और वो 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस है और ये 0 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका जंक्शन टेम्परेचर हमको निकालना है। तो अब देखते हैं इक्वेशन कैसे आएगा। तो इसका इक्वेशन में कॉन्सेप्ट वही लगाना है जो आपने फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़े थे, या फिर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी सेम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। क्या कॉन्सेप्ट है? जितना मान लो ये पाइप है ऐसे, पहले ये बारीक पाइप है फिर थोड़ा थिक पाइप है, तो इसमें से क्या होने वाला है, इसमें से जितना पानी आएगा यहाँ से भी उतना ही जाने वाला है। क्वांटिटी कम ज्यादा हो जाएंगी क्या? नहीं। मान लो यहाँ से मैंने 10 लीटर पानी भेजा है, तो यहाँ से भी 10 लीटर ही आएगा। तो अब यहाँ पे पानी फ्लो होने के बजाय क्या फ्लो हो रहा है? हीट फ्लो हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर फ्लो नहीं होता, हीट फ्लो होता है। टेम्परेचर तो सिर्फ गिनने का तरीका है उसको, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे जितना H1 हीट फ्लो हो रहा है, यहाँ से H1 हीट जा रहा है, तो यहाँ से H2 हीट भी उतना ही जाने वाला है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? H1 इज इक्वल टू H2। अब H1 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? K1 A1 डेल्टा थीटा 1 डिवाइड बाय L1। और यहाँ पे क्या आएगा? K2 A2 डेल्टा थीटा 2 डिवाइड बाय L2। अब ये K1 A1 K2 A2 तो ये रहने वाला है। अब यहाँ पे देखो आगे, K1 A1 डेल्टा थीटा 1 T1 माइनस थीटा, ये पुट करना पड़ेगा, क्योंकि हीट कहां से कहां फ्लो होने वाला है? हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर टू एन एरिया ऑफ लो टेम्परेचर। तो ऐसा कुछ होने वाला है, तो यहां से यहां हीट फ्लो होने वाला है। तो ऑब्वियसली ये टेम्परेचर थीटा T1 से कम ही रहने वाला है। तो यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस कैसे लिखेंगे हम? T1 माइनस थीटा डिवाइड बाय L1। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? K2 A2 डेल्टा थीटा 2 की जगह क्या लिखेंगे? थीटा माइनस T2। तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा माइनस डिवाइड बाय L2। अब इसको आगे सॉल्व करना है। अब इसको आगे सॉल्व कैसे करना है? पहले ये ब्रैकेट से ओपन कर लेना है, ये भी ब्रैकेट से ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद थीटा वाले पूरे टर्म्स एक तरफ और बाकी दूसरे टर्म्स एक तरफ, तो उससे हमको जंक्शन टेम्परेचर मिल जाएगा, ठीक है। तो करते हैं इसको आगे सॉल्व। पहले यहां तक लिख लो जल्दी से, 2 स्टेप से ये। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। K1 A1 T1 माइनस थीटा डिवाइड बाय L1। तो यहां लिख लेंगे वो स्टेप। तो क्या स्टेप है वो? K1 A1 डेल्टा थीटा 1 डिवाइड बाय, डेल्टा थीटा की भी वैल्यू तो हमने लिखी ली है। क्या है डेल्टा थीटा की वैल्यू? T1 माइनस थीटा। और यहाँ क्या है? K2 A2 थीटा माइनस T2 डिवाइड बाय L2। तो ब्रैकेट ओपन कर लो पहले, K1 A1 T1 बाय L1 माइनस K1 A1 थीटा बाय L1 इज इक्वल टू K2 A2 थीटा बाय L2 माइनस K2 A2 T2 बाय L2। अब थीटा थीटा वाले एक तरफ, बाकी की टर्म एक तरफ, तो ये माइनस वाले को इधर लेके आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, K1 A1 थीटा बाय L1, और थीटा वाले को ये रहने देना है K2 A2 थीटा बाय L2। और ये माइनस वाला उधर गया तो ये वाला तो एज इट इज है, K1 A1 T1 बाय L1 प्लस K2 A2 T2 बाय L2। अब इसमें से थीटा कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा? K1 A1 बाय L1 प्लस K2 A2 बाय L2। और ये एज इट इज बचने वाला है पूरा, K1 A1 T1 बाय L1 प्लस K2 A2 T2 बाय L2। तो ये हमको एक फॉर्मूला मिल गया यहाँ पे।
तो ये अब ये फॉर्मूले से हम क्या निकालने वाले हैं, हम ये फॉर्मूले से थीटा निकालने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूले से थीटा कैसे आएगा, तो ये सॉरी थीटा, थीटा का फॉर्मूला ये पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा। तो अब देखो थीटा का एक अच्छा फॉर्मूला मिलने वाला है हमको। तो थीटा का फॉर्मूला बनेगा ये एज इट इज K1 A1 T1 by L1 plus K2 A2 T2 by L2 divide by K1 A1 by L1 plus K2 A2 by L2। तो ये हमको इसका एक फॉर्मूला मिल गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत जगह काम में आने वाला है। अब इसके कुछ केसेस हम जनरलाइज करने वाले हैं। अब जनरलाइज करने वाले मतलब सबसे पहले हम बोल देंगे कि प्लेट का एरिया वो या फिर रॉड का एरिया सेम है। अभी इसका तो आंसर आ गया, ये वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा। बस इसमें क्या पुट करना है आपको, T1 के जगह 100, T2 के जगह 0 उतना पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। सिर्फ T1 T2 की जगह पुट करना है, ठीक है। अब इसमें और कौन से केस आ सकते हैं और इसी से अगले क्वेश्चंस बनने वाले हैं हमारे, ठीक है। तो ये देखो केस कैसे आ सकते हैं। अब मैं बोल रहा हूं इफ L1 इज इक्वल टू L2, क्या मतलब है इसका, दोनों रॉड का लेंथ कैसा है, सेम है। और एक चीज मैं बोल रहा हूं A1 इज इक्वल टू A2, दोनों का एरिया भी सेम है, मतलब दोनों रॉड एक जैसे है लेकिन मटेरियल अलग अलग है। मटेरियल अलग अलग है तो उनके के की वैल्यू भी अलग अलग रहने वाली है। बाकी चीजें सेम होंगी तो आप देखो होने क्या वाला है। तो यहाँ पे अगर एरिया सेम हो गया है तो हम एरिया को कॉमन निकाल सकते हैं न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से भी कॉमन निकालेंगे और दोनों एरिया कैंसिल हो जाएंगे। सेम गोज विथ लेंथ, लेंथ भी यहां से कॉमन यहां से कॉमन, तो दोनों जगह से फिर से तो बचेगा क्या, तो बचेगा थीटा इज इक्वल टू K1 A1 T1, एरिया भी कैंसिल हो गया तो क्या बचा K1 T1 प्लस K2 T2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2, इतना ही बचने वाला है। बाकी सब कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया। और अगर अब मैं ऐसा बोल दूं कि K1 K2 भी सेम है, सेम मटेरियल के हो, तो क्या होगा, K भी कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। तो फिर क्या बचेगा, यहां लिखता हूं मैं इफ K1 इज इक्वल टू K2 देन, अब क्या होने वाला है, तो थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ, T1 प्लस T2 डिवाइड बाय, यहाँ पे K प्लस K है ना, K प्लस K कितना 2K, तो K कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 2, ठीक है। अब ये देखो ये दो रॉड्स के लिए था, अगर सेम चीज मैं तीन रॉड्स के लिए करूं तो T1 प्लस T2 प्लस T3 डिवाइड बाय 3, चार रॉड्स के लिए करूं तो, लेकिन ये जो मैं कर रहा हूं इसमें कंडीशंस लग रहे हैं। कंडीशंस क्या क्या है, L1 इज इक्वल टू L2, A1 इज इक्वल टू A2 और K1 इज इक्वल टू K2। अगर ये नहीं रहा तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूले में देखो कैसे कैसे कंडीशन लग सकता है, एक भी कंडीशन लगा सकता है, दो भी लगा सकते हैं, तीन भी लगा सकते हैं। एक मतलब सिर्फ बोलेंगे L1 इज इक्वल टू L2 है, एरिया चेंज है, जैसे पिछला हमने डायग्राम बनाए थे वैसे, राइट। कभी कभी दे देंगे एरिया सेम है लेंथ अलग है, तो फिर एरिया कैंसिल होगा लेंथ कैंसिल नहीं होगा। कभी कभी दे देंगे तीनों भी सेम है, तो फिर सीधा सीधा ये आंसर लगा देना है आपको, फॉर्मूला ये लगाएंगे, आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। और अगर ऐसा आपको प्रॉब्लम हो रहा है करने में, तो इसका दूसरे तरीके से भी आंसर आ सकता है जो हमने यहां किए थे। यहां जो हमने किए ना H1 इज इक्वल टू H2, इससे हमेशा आंसर आएगा। अब ये H1 इज इक्वल टू H2 किए क्या हमने, कि यहां से हीट इधर जा रहा है, ऐसे बोल सकते हैं यहां से हीट अंदर जा रहा है और यहां से हीट बाहर आ रहा है। तो हमने क्या लिखा वहां पे, हीट गोइंग इनसाइड इज इक्वल टू हीट कमिंग आउटसाइड, ऐसा हम बोल सकते हैं। या फिर हीट फ्लोइंग इनसाइड इज इक्वल टू हीट फ्लोइंग आउटसाइड। ये फॉर्मूला यहाँ पे आप बनाएंगे तो ये हमेशा ट्रू रहेगा। कौन सा भी प्रॉब्लम आप ले लो, ये लगा दो आंसर आ जाएगा। और ये लगाएंगे तो ऐसे इक्वेशंस बनाना पड़ेगा, और इक्वेशंस नहीं बनाना है तो फिर ये शॉर्टकट्स आप यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट्स नहीं, एक्चुअल फॉर्मूला ये, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अब यहां देख लो क्या है, एनालॉजी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करने वाले हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी तो हमारा शुरू हुआ नहीं, लेकिन फिर भी इसका मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताकर कंपेयर करने वाला हूं। तो इलेक्ट्रिसिटी में एक फॉर्मूला आता है जो हम आगे पढ़ेंगे, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। V स्टैंड्स फॉर वोल्टेज, I स्टैंड्स फॉर करंट, R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। अब वोल्टेज का काम क्या है, वोल्टेज का काम है करंट को फ्लो कराना। इसका सिंपल एग्जांपल है हमारा सेल। अगर हम रिमोट कंट्रोल में सेल डालेंगे ही नहीं तो रिमोट कंट्रोल चलेगा क्या, नहीं।
तो वहां पे सेल क्या दे रहा है, उसको वोल्टेज दे रहा है। एक सेल कितने वोल्ट का रहता है हमारा नॉर्मल पेंसिल सेल? 1.5 वोल्ट का रहता है, वो 1.5 वोल्ट का रहता है एक पेंसिल सेल हमारा। ठीक है, तो हमको दो सेल लगते हैं और वो दो सेल सीरीज में लगाते हैं हम, तो वो दोनों मिलाकर होते हैं 3 वोल्ट। ठीक है, तो वो 3 वोल्ट लगते हैं एक रिमोट को चलने के लिए। तो वो क्या कर रहा है, पोटेंशियल, उसको पोटेंशियल भी बोलते हैं वोल्टेज को। तो ये पोटेंशियल बस एक ऐसा सरफेस क्रिएट कर रहा है। अब यहां पर हाइट चेंज हो गया तो पानी फ्लो हो सकता है। अगर हाइट ऐसी है तो पानी ज्यादा या अच्छे से फ्लो हो सकता है क्या? हाँ होगा, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए और बहुत कम डिस्टेंस पे। हाइट जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा फ्लो होने वाला है, उतना ज्यादा स्पीड में, उतना ज्यादा दूर तक फ्लो होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा कुछ फ्लो रहने वाला है इसमें। तो यही इसमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काम कर रहा है, हमारे पास हीट इक्वेशन में वो कौन काम कर रहा है? वो हीट ही काम कर रहा है, या वो टेम्परेचर चेंज काम कर रहा है। जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज उतना हीट फ्लो अच्छे से होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पर अब मैं करंट का फॉर्मूला निकालना चाह रहा हूं। ये इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। और अभी हमने कौन सा करंट पढ़ा था कुछ टाइम पहले? हीट करंट। तो वो दोनों करंट को इक्वल करने वाले हैं या उससे कुछ रिलेशन निकालने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे करंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? V बाय आर। अब ये आर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोजिशन। तो अब यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन करंट फ्लो हो रहा है तो कोई ना कोई अपोजिशन है उसमें, मतलब वो करंट की स्पीड को क्या करेगा, या वो करंट को थोड़ा सा कम कर देगा। जैसे हम अगर समझे कि एक नदी है और नदी के बीच में बड़े बड़े पत्थर है, तो वो नदी की स्पीड को क्या करेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे, या फिर वो नदी उसके आसपास से चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अब ये तो हो गया इलेक्ट्रिक करंट की इक्वेशन। अब हम हमारी हीट की भी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हीट फ्लो की इक्वेशन क्या आती? H इज इक्वल टू, क्या इक्वेशन है? के ए डेल्टा टी बाय एल। ठीक है, अब ये हीट करंट ही है। अब हमको ऊपर सिर्फ ये ऐसा एक टर्म चाहिए, जैसा यहाँ वोल्टेज आया था और वोल्टेज रीजन था करंट के फ्लो होने का। तो यहाँ हीट करंट के फ्लो होने का रीजन क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। तो ये के ए को मेरे को हटाना है, तो अब के ए को हटाएंगे तो उसको कहां भेजना पड़ेगा? तो उसको मैं डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भेजूंगा, क्योंकि हमको मालूम है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वापस कहां जाता है? डिनोमिनेटर में। तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे? डेल्टा टी डिवाइड बाय एल बाय के ए, इसको ऐसा कुछ लिखेंगे हम। तो अब देखो ऊपर एक ही टर्म आ गया, इसमें भी ऊपर एक ही टर्म था वोल्टेज, और इसमें भी ऊपर एक ही टर्म आ गया डेल्टा टी। मतलब यहां का हीट करंट इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक करंट, यहां का वोल्टेज इज इक्विवेलेंट टू चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां का रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू दिस टर्म। तो अब यहां पर इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो नहीं हो रही है, कौन फ्लो हो रहा है? हीट। तो इसको हम बोलेंगे हीट रेजिस्टेंस, या फिर इसको दूसरा नाम देते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। तो इसको भी हम आर से डिनोट कर देंगे, एल बाय के ए को। लेकिन इसको क्या नाम देंगे, कौन सा रेजिस्टेंस? थर्मल रेजिस्टेंस। तो ये हीट फ्लो होने को रोक रहा है, ये हीट अच्छे से फ्लो नहीं होने दे रहा है। तो ये रेजिस्टेंस अपोजिशन का काम कर रहा है। अब ये रेजिस्टेंस कौन से मटेरियल का ज्यादा होगा, मेटल्स का या वुड का? तो ये वुड का ज्यादा रहेगा रेजिस्टेंस। वुड में से जल्दी हीट पास नहीं होती है, इसलिए कुछ चम्मच भी हमारे पास वुडन ही यूज करते हैं हम, स्पून। ठीक है, और मेटल्स में से जल्दी हीट पास हो जा सकती है, तो उसमें से अपोजिशन कम है। अपोजिशन मतलब रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस उसमें कम रहने वाला है। और ये किन चीजों पे डिपेंड करेंगे, ये आ गया। अब अगर मेरे को रेजिस्टेंस बढ़ाना है, थर्मल रेजिस्टेंस, तो मैं क्या क्या कर सकता हूं? या तो मैं लेंथ बढ़ा दूंगा तो थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। के की वैल्यू क्या रहना मटेरियल की? कम रहना, तो थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा। और एरिया की वैल्यू कम रहना तो थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा। और उसका उल्टा केस, कम करना है तो वो भी कर सकते हैं हम। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब यहां पर एक और टर्म आता है, सीरीज एंड पैरेलल। अब सीरीज एंड पैरेलल मतलब क्या, ये समझ लो। अब मान लो हमारे पास ऐसे दो टेम्परेचर रेंज है, एक जगह टेम्परेचर है हमारा T1 और दूसरी जगह टेम्परेचर है T2। और इसमें हमने क्या किए हुए, यहाँ पे एक रॉड लगा दिए बीच में, ऐसे एक रॉड ऐसी है और यहाँ पे दूसरी रॉड ऐसे लगा दी। ठीक है, अब ये रॉड हमने ऐसे कुछ लगा दिए यहाँ पे। अब ये अलग अलग रॉड है तो उनका के भी अलग अलग बोल देंगे हम, इसका K1, इसका K2। अब हमको पूछा है कि भाई हीट तो ट्रांसफर होने वाली है। अब मान लो T1 इज ग्रेटर देन
T2, तो कहां से कहां हीट ट्रांसफर होंगी, यहां से ये ऐसे हीट ट्रांसफर होने वाली है। तो ये हीट ये रॉड में से भी आएंगी, ये हीट ये रॉड में से भी आएंगी। अब हमको बोला ये K1 K2 तो अलग अलग है। अब हमको बोला है ऐसे आंसर निकालो कि ये दोनों रॉड मिलाकर एक ही K आना चाहिए, एक ही इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी आना चाहिए। तो हम बोलेंगे ठीक है निकाल लेंगे हम। तो हम यहां लिखेंगे इसका लेंथ L1, इसका लेंथ L2, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी सीखने वाले हैं और वही यहां पे हम डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। तो वो देखो वो फॉर्मूला कुछ ऐसे आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, तो ये सीरीज में। अब सीरीज में पहचानना कैसे, तो सीरीज मतलब क्या है, एक जब चीज खत्म होंगी तो दूसरी शुरू होंगी, ऐसे टाइप के कनेक्शन को बोलते हैं सीरीज में। तो देखो क्या यहां पे ऐसी हो रहा है, एक रॉड यहां पे खत्म हुई तो वहां से दूसरी रॉड शुरू हुई, तो इस टाइप के कनेक्शन को क्या बोलना है, कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, हाँ इधर। तो अब ये देखो यहां पे क्या होने वाला है, तो मैं बोलूंगा यहां पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सीरीज में आता है, सीधा सीधा दोनों को ऐड करना है, R1 प्लस R2। तो ये तो था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में, अब हमको सेम कहां यूज करना है, थर्मल रेजिस्टेंस में। तो अब मैं बोलूंगा यहां टोटल थर्मल रेजिस्टेंस, तो इसका R1 का क्या आएगा, R थर्मल 1 प्लस R थर्मल 2। अब यहां पे थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, कितना, L बाय के। अब यहां पे क्या लिखूं मैं, तो यहां पे लिखूंगा मैं L1 बाय K1 A1, ठीक है। और यहां पे L2 बाय K2 A2, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखूं, ये पूरी रॉड का निकालना है हमको। पूरी रॉड का लेंथ कितना, ये पूरी रॉड का लेंथ कितना, L1 प्लस L2, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा L1 प्लस L2 डिवाइड बाय K इक्विवेलेंट इनटू पूरे रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहां से आपको देख के क्या लग रहा है, दोनों का एरिया कैसा है, सेम है। तो यहां से अब मैं क्या करूंगा, ये एरिया कॉमन निकाल लूंगा यहां से, दोनों जगह से। और एरिया कॉमन निकलने के बाद क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो ये एरिया 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 कैंसल हो गया, तो बचा क्या, तो यहां बचा L1 प्लस L2 डिवाइड बाय K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। अब हमको इसका आंसर निकालना है, तो अब क्या करेंगे, K इक्विवेलेंट को यहां भेज देंगे और ये पूरे टर्म को नीचे लेकर आ जाएंगे, तो हमको इसका K इक्विवेलेंट का आंसर मिल जाएगा। तो देखो इसका फॉर्मूला कैसे आएगा, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो यहां आने वाला है K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाय, क्या आने वाला है डिवीजन में, ये पूरा टर्म डिवीजन में आने वाला है। तो डिवीजन में क्या आएगा, L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। तो यहां पे ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब यहां पे दो रॉड की वजह से आया, अगर दो की जगह तीन रॉड होते तो क्या चेंज आता फॉर्मूले में, प्लस L3 ऊपर और नीचे प्लस L3 अपॉन K3, और जैसे जैसे रॉड्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सेम काम करते जाना है, ठीक है। तो ये मिनिमम दो रॉड्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये दो रॉड्स के लिए हमारा आंसर आ गया। अब ये आ गया K इक्विवेलेंट का, ठीक है। अब ये K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमको कहां पुट करना है, देखो यहां पे ये R इज इक्वल टू L अपॉन K है, या फिर यहां हम H इज इक्वल टू डेल्टा T बाय R लिख सकते हैं। तो देखो मैं हीट का फॉर्मूला लिख लूंगा, इसकी जगह क्या लिखना है, अब R लिखना है। तो अब देखो फॉर्मूला कैसा लिखेंगे हम, तो हम लिखेंगे H इज इक्वल टू डेल्टा T बाय R टी एच, थर्मल रेजिस्टेंस। और थर्मल रेजिस्टेंस की जगह फिर क्या लिखना है, डेल्टा T अपॉन R की जगह क्या लिखे थे हमने, L बाय के ए। अब यहां पे टोटल रेजिस्टेंस निकालना था, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई थी हमारी, टोटल लेंथ हमारी हो गई थी यहाँ पे L1 प्लस L2 डिवाइड बाय K इक्विवेलेंट इनटू एरिया। अब फिर से ये K इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आएगा। तो ये ऐसा आंसर आने वाला है कब, जब दो रॉड कैसे कनेक्टेड हो, सीरीज में कनेक्टेड हो, ठीक है। फिर से इसमें वो क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा, कि ऐसे कनेक्शन किए हमने, तो ये जंक्शन टेम्परेचर कितना बताओ। तो फिर से वही काम करना है आपको, H1 इज इक्वल टू H2 करके वैसे ही निकालना है जैसे हमने पहले निकाले अभी, ठीक है। यहां तक क्लियर है। और इसका यहां पे अगर हीट फ्लो, टोटल हीट फ्लो पूछा है, तो फिर ये ऐसे निकालना पड़ेगा, टोटल हीट फ्लो, ठीक है। डेल्टा टी क्या है इसमें, कौन सा टेम्परेचर डिफरेंस, ये T1 T2 का डिफरेंस, ठीक है। और उसके बाद आगे के टर्म तो आपको मालूम है, दोनों का लेंथ K इक्विवेलेंट यहां से आएगा और एरिया क्या आएगा
एरिया ऑफ रॉड मतलब क्या? अगर मैंने बोला ये रॉड का एरिया निकालो, तो इसका कौन सा एरिया? ये एरिया निकालेंगे क्या? नहीं, ये इधर से एरिया देखना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब इसको कट करेंगे तो एक सर्कल मिलेगा, वो सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो ये था हमारा कौन सा प्रोसेस? सीरीज वाला। आप कौन सा देखेंगे? पैरेलल वाला। तो अब देखो पैरेलल में कुछ ऐसे होने वाला है। अभी हम देखेंगे रॉड कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये देखो रॉड कैसे कनेक्टेड होने वाले हैं पैरेलल में। ये ऐसे रॉड कनेक्टेड है दोनों। अब ये रॉड एक के नीचे एक कनेक्टेड है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे मान लो टेम्परेचर है T1 और यहाँ पे टेम्परेचर है T2। अब मेरे को बताओ दोनों रॉड का क्या चीज सेम है? लेंथ सेम है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू समवॉट L। ठीक है, अब यहाँ पे इसका कुछ तो एरिया रहेगा A1, इसका कुछ तो एरिया रहेगा A2, इसका कुछ तो K1 रहेगा, इसका कुछ तो K2 रहने वाला है। क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ, इधर तो ऐसा कुछ होने वाला है। अब दोनों रॉड का लेफ्ट एंड जो है, क्या दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा? यस, दोनों का टेम्परेचर T1 ही है, और यहाँ पे दोनों का टेम्परेचर कितना है? T2। अब देखो हीट तो फ्लो होने वाली है। अब हीट फ्लो होने के लिए उसके पास दो रास्ते। पहले एक ही रास्ता था, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके पास एक ही रास्ता है, यहां से उठना है और यहां जाना है हीट को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो रास्ते कैसे हो गए। अब यहाँ पे हीट ऐसे भी जा सकती है और ऐसे भी जा सकती है, दो रास्ते हो गए। तो हम टोटल हीट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? टोटल हीट फ्लोइंग इज इक्वल टू H1 प्लस H2। कुछ हीट ये पार्ट में से गई फर्स्ट रॉड में से, और कुछ हीट सेकेंड रॉड में से गई, और टोटल हीट यहाँ तो आने वाली है। ठीक है, अब ऐसा इसको समझ सकते हैं, दो पाइप्स आ गए तो ये पानी दोनों पाइप्स में से जाएगा, और टोटल वाटर कितना जाने वाला है? वाटर फ्रॉम पाइप 1 प्लस वाटर फ्रॉम पाइप 2। क्लियर है यहां तक? और ये है टोटल वाटर। तो यहाँ वाटर फ्लो की बजाय क्या फ्लो हो रहा है? हीट फ्लो हो रहा है। क्लियर है यहां तक? अब इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा कुछ फॉर्मूला आता है, 1 अपॉन आरपी। आरपी स्टैंड फॉर पैरेलल रेजिस्टेंस, इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अब R का फॉर्मूला तो हमको मालूम है थर्मल रेजिस्टेंस का। तो थर्मल रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है? ये 1 अपॉन में लिखना है L बाय KA, और इसका L बाय KA लेकिन डिवाइड बाय 2 में। अब यहां पे लेंथ चेंज हो रहा है क्या? टोटल लेंथ तो वही है। अब मेरे को बताओ यहां पर K इक्विवेलेंट आ जाएगा, एरिया पे क्या फर्क पड़ा? इसका एरिया A1 था, इसका एरिया A2 था, पूरा एरिया लेना है, तो पूरा एरिया कितना आ जाएगा? A1 प्लस A2। तो यहां पे आ जाएगा A1 प्लस A2, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब फिर से डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? K इक्विवेलेंट इंटू A1 प्लस A2 डिवाइड बाय L1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या ऊपर जाएगा? K1 A1 डिवाइड बाय L1 प्लस K2 A2 डिवाइड बाय, अब मैं यहाँ L1 ही लिखूंगा, क्यों? क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है। तो अब क्या कैंसिल होगा? ये लेंथ टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? K इक्विवेलेंट टू A1 प्लस A2 इज इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2। तो इसमें K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कैसा दिखने वाला है? तो यहां लिख लेता हूं मैं, K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा, K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइड बाय A1 प्लस A2। तो ऐसा कुछ इसमें फॉर्मूला आ गया। दोनों में सेम आया क्या फॉर्मूला? नहीं, बहुत अलग अलग है फॉर्मूला। एक में एरिया कैंसिल हुआ था, एक में लेंथ कैंसिल हुआ। जो पैरेलल वाला था उसमें, ये पैरेलल वाले में क्या कैंसिल हुआ? लेंथ, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम हो गई थी। और सीरीज वाले में एरिया वाला पार्ट कैंसिल हो गया था, क्योंकि दोनों का एरिया सेम था उसमें। ठीक है, यहाँ पे एरिया सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। अगर एरिया सेम हो गया तो आप आंसर और इजीली निकाल सकते हैं। अगर एरिया सेम हो गया तो आंसर क्या आएंगे बताओ? K1 प्लस K2 डिवाइड बाय 2 आ जाएंगे इसमें। और अगर मैं 2 रॉड की जगह 3 रॉड लगा दूं तो, हाँ इधर बॉयज, तो 3 रॉड लगा दूं तो क्या आएगा आंसर? प्लस K3 A3, और डिनोमिनेटर में भी प्लस A3, ऐसे कुछ आंसर आ जाएंगे। क्लियर है? लेंथ हमेशा सेम ही रहेगा ना इसका। अब यहाँ में नीचे कितने भी रॉड लगा दूं तो लेंथ तो सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ दीवार है मान लो ऐसा ही, और ये दीवार है, तो दीवार के बीच में अब लेंथ कम ज्यादा कम करेंगे तो वो कनेक्ट ही नहीं होगा। ये ऐसा रॉड आ जाएगा, ऐसे रॉड में से हीट ट्रांसफर ही नहीं होगा। हीट ट्रांसफर होने के लिए दोनों जगह कनेक्शन होना। अभी मैंने पाइप यहां लगा दिया,
तो बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ पानी फ्लो होना है, होगा क्या? नहीं होगा। पानी फ्लो होने के लिए ऐसा कनेक्टेड होना जरूरी है, तो लेंथ इतना होना जरूरी है। एरिया कम ज्यादा हो सकता है, हम एक पाइप ऐसा लगा सकते हैं, इतना मोटा पाइप, वो चलेगा। एरिया कम ज्यादा हो सकता है, इसीलिए हमने A1 A2 अलग अलग लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे कितने रॉड्स आ गए? 1 2 3 4, तो इसमें 4 टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। तो बस इतना चेंज आने वाला है। और फिर से अब ये K इक्विवेलेंट को कहां पुट करना है हमको? हीट के फॉर्मूला में। अब हीट के फॉर्मूला में यहां पे पुट करना पड़ेगा हमको, H इज इक्वल टू H1 प्लस H2 में। तो देखो इसका कैसे आंसर आएगा, तो यहां लिखूंगा मैं टोटल हीट H इज इक्वल टू H1 प्लस H2। अब हीट का फॉर्मूला क्या है? हीट का फॉर्मूला क्या है? A डेल्टा थीटा या डेल्टा टी बाय L फॉर फर्स्ट रॉड प्लस Ka डेल्टा थीटा बाय L फॉर सेकेंड रॉड। और यहाँ पे क्या आएगा? टोटल हीट कंटेंट। टोटल हीट कंटेंट में क्या आएगा? Ka डेल्टा थीटा बाय टोटल L। अब ये इक्विवेलेंट क्या आएगा इसमें, और एरिया भी कितना आएगा? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट एरिया कितना आता है इसमें? A1 प्लस A2। तो हम यहां से टोटल आंसर भी निकाल सकते हैं, और टोटल आंसर नहीं दिया हमको, बोला एक ही रॉड की वजह से निकालो हीट कितना है, तो भी इतना पार्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा? K1 A1 डेल्टा थीटा 1 डिवाइड बाय L1, ऐसा कुछ इसका आंसर आने वाला है। क्लियर है यहां तक? तो अब हमको अगर क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है इसमें, फाइंड द टोटल हीट फ्लोड फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, या फिर फाइंड द हीट फ्लोन फ्रॉम ओनली फर्स्ट रॉड, या फिर फाइंड द हीट फ्लोन फ्रॉम ओनली सेकेंड रॉड। ऐसे इसमें क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट रॉड के लिए बोला तो ये, सेकेंड रॉड के लिए बोला तो ये, और टोटल बोलो तो डायरेक्ट वही निकाल ले, ठीक है। और के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या पुट करेंगे? ये वाला। तो यहां से आपका आंसर आने वाला है। क्लियर है यहां तक? इसमें कुछ डाउट है? लिख लो जल्दी से, फास्ट। तो नेक्स्ट बिट ये हमारा सीरीज एंड पैरेलल तो हो गया, ठीक है। अब ये भी हम निकाल सकते हैं। अब अगर हमको कोई भी क्वेश्चन में बोलता है आर इक्विवेलेंट निकालो, आर इक्विवेलेंट मतलब क्या? टोटल रेजिस्टेंस। सीरीज में रहा तो सीधा सीधा ऐड करना है, और पैरेलल में रहा तो 1/r से निकालना है आंसर हमारा। फिर के इक्विवेलेंट भी निकालना सीख लिया हमने, सीरीज में भी पैरेलल में भी, दोनों के फॉर्मूले सेम आए क्या? नहीं, अलग अलग आए। और टोटल हीट भी निकालना सीख लिया हमने, ठीक है। अब सीरीज में अगर रहा तो टोटल हीट कैसे आएगा? सीरीज में दोनों में टोटल हीट सेम ही आने वाला है। ये देखो यहां पे अगर मैं ये एग्जांपल में जाऊं तो ये देखो, इसमें टोटल हीट जितना इसमें से गया उतना ही इसमें से जाएगा। तो इसमें मैं लिखूंगा टोटल हीट HT इज इक्वल टू H1 इज इक्वल टू H2, क्योंकि दोनों में से सेम हीट जा रहा है, पानी फ्लो हो रहा है, तो दोनों में से सेम ही पानी फ्लो होगा। जितना इधर से आएगा पानी उतना इधर से आने वाला है, ठीक है। क्या अलग अलग हो जाएगा? नहीं। तो ये टोटल हीट का इसमें ऐसे कुछ फॉर्मूला आएगा। और पैरेलल में कैसा आएगा? जो हमने लिखा है कि दोनों में से हीट फ्लो होगा, 4 रॉड है तो चारों में से हीट फ्लो होगा, तो उसका आंसर क्या आएगा टोटल हीट का? H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4, ऐसा आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर ऐसे क्वेश्चन का आ जाने वाला है। इसमें ये एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब क्वेश्चन में क्या दिया देखो, द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या? K। तो ये दो रॉड्स के लिए दिया हुआ है K1/K2, कितना दिया है? 5/3। और क्या दिया है? इफ द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड ऑफ सेम थिकनेस, रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड ऑफ सेम थिकनेस, ये डबल आ गया है, ऑफ दिस मटेरियल इज सेम, मतलब क्या सेम है? दोनों का रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ रॉड 1 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ रॉड, कौन सा रेजिस्टेंस? इलेक्ट्रिकल के थर्मल? थर्मल, क्योंकि चैप्टर हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, ठीक है। आगे, ऑफ सेम थिकनेस ऑफ दिस मटेरियल इज सेम, देन द रेशियो ऑफ देयर लेंथ इज, मतलब क्या निकालना है? L1/L2 निकालना है इनको। तो R का फॉर्मूला रख दो। क्या फॉर्मूला है R का? L/KA। यहां पे भी लिख देंगे L1/K1A1, L2/K2A2। अब यहां पर दिया था थिकनेस सेम है, इसका क्या मतलब है? एरिया सेम है, तो एरिया क्या होंगे? एरिया कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? हमको इसको L2 नीचे भेजो, K1 को ऊपर भेज दो, हो गया आंसर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे L1/L2 इज इक्वल टू K1 बाय, और K1/K2 कितना दिया है? हो गया आंसर 5/3, ठीक है। तो ऐसे कुछ इसका आंसर आने वाला है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब ये देखो, ये रॉड्स कनेक्टेड वाला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दिया देख लो,
यहाँ पे दिया है 3 रॉड्स, और ये तीनों रॉड्स कैसे है? तीनों रॉड्स का डायमेंशन सेम है, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है। इसकी कितनी है? इसकी 3K, 2K, 1K, और ये टेम्परेचर तीनों भी दिया है, T1, T2 और T3। तो हमारे पास फॉर्मूला है कि T निकालने का, और क्या पूछा है? द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। जंक्शन किधर है इसमें? जहां तीनों रॉड्स ज्वाइन हो रहे हैं, मतलब ये हिस्सा, यहां का टेम्परेचर T निकालना है। तो हमने टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला लिखा है क्या? बिल्कुल लिखा है। क्या फॉर्मूला था उसका T का? T1 K1 प्लस T2 K2 प्लस T3 K3 डिवाइड बाय K1 प्लस K2 प्लस K3। ऐसे कब था? कुछ स्पेशल कंडीशन में था, जब सबका लेंथ सेम है, जब सबका एरिया सेम है। तो यहाँ पे वैसे दिया हुआ है आइडेंटिकल, मतलब क्या? एक जैसे है सब, राइट? तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दो और देखो क्या आंसर आता है। तो रख दो वैल्यूज, सब दिया हुआ है, T1 T2 T3 भी दिया हुआ है, K1 K2 K3 भी दिया हुआ है। तो रखो इसमें। T1 कितना है? फर्स्ट टेम्परेचर 100, तो लिख लेंगे यहाँ, चलो। और K1 कितना है? 3K, तो यहाँ लिख लेंगे 3K, प्लस T2 कितना है? 50, और K2 2K, T3 20, और यहाँ पे K3 K डिवाइड बाय सब K का एडिशन। हाँ, किसके गोले खत्म हो गए बॉयज? तो ये नीचे क्या आएगा? 3K प्लस 2K प्लस K। अब इसका आंसर देखो, 100 इंटू 3K 300K प्लस 50 इंटू 2K 100K प्लस 20 इंटू K 20K डिवाइड बाय 6K। अब इसका आंसर बताओ, 300 प्लस 100 प्लस 20 420K डिवाइड बाय 6K। आंसर 70 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा जंक्शन टेम्परेचर आ गया। अब इसमें 3 की जगह 4 रॉड कनेक्टेड होंगे, 5 रॉड कनेक्टेड होंगे, ये ऐसे और एक रॉड कनेक्ट कर दूंगा मैं, यहां से और एक रॉड कनेक्ट कर दूंगा मैं, तो वो हिसाब से आपको आंसर लिखना पड़ेगा। और अगर रॉड का लेंथ चेंज दिया तो वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो हमने बड़ा वाला फॉर्मूला लिखे थे, तो राइट। और के की वैल्यू भी चेंज कर दिया तो भी वही फॉर्मूला, वो एक ही फॉर्मूला है जो हर जगह रख जाएगा। और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो यहाँ पे बोलना है हीट कहां से आ रही है, कहां जा रही है। तो जितनी आने वाली हीट है उतनी जाने वाली हीट रहेंगी, तो H1 जितना आने वाला है उतना H2, वो फॉर्मूला लगाए तो उससे भी आंसर आ जाए। क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसे कुछ इसका आंसर आने वाला है, ठीक है।